चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ टैक्सेशन के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, इससे रिलेटेड आप बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी। वैसे तो टैक्सेस कई तरह के होते हैं, बट प्राइमरीली इस चैप्टर में इनकम टैक्स की बात की हुई है। वैसे मैं सभी ट्रीटमेंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बस आप मेरी बातें ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात मैं इनकम टैक्स के बारे में करने वाली हूँ, और इनकम टैक्स से रिलेटेड मैं अपनी डिस्कशन को 3 केसेस में डिवाइड करूँगी। बट केसेस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। सो चैम्प, सबसे पहले तो इनकम टैक्स पेड होता है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। काफ़ी लॉजिकल बात है, जैसे मैंने अपने ऑपरेशन से इनकम कमाई और उस पर फिर मैं टैक्स पे कर रही हूँ, तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ओके, दूसरी बात, टैक्स से रिलेटेड आप 2 टर्म्स ज़्यादा देखते हो क्वेश्चंस में। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक इनकम टैक्स पेड या टैक्स पेड। ये 2 टर्म्स आप प्राइमरीली देखते हो क्वेश्चंस में। अब ये होते क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ। चैम्प्स, जैसे मान लीजिए मैं आपको SPL, स्टेटमेंट ऑफ P&L से समझाती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। हम अपनी बात शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है। इससे पहले तो आपको पता ही है, पहले जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है, और फिर आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। लॉजिकल सी बात है। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स पेड, इसमें डिफरेंस क्या है। मैं 2 ईयर्स ले लेती हूँ अपनी डिस्कशन के लिए। तो 2018-19 और 2019-20, ये 2 हमारे अकाउंटिंग ईयर्स हो गए। ओके, कोई भी फिगर्स अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए 5 लाख मैंने नेट प्रॉफिट कमाया इस साल में, और यहाँ पे 7 लाख बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी मुझे इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। कोई भी रेट ले लीजिए टैक्स का, लेट्स से 30%। 30% इस पे कैलकुलेट हो जाएगा 1,50,000। यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 2,10,000, ठीक है। और फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ जाएगा 3,50,000 एंड 4,90,000, ठीक है चैम्प्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप इनकम टैक्स एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ोगे ना BCom में या आगे CA में, तो आप देखते हो 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। एक साल की इनकम पे अगले साल जाके टैक्स पे होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे साल के एंड में जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, मैंने टैक्सेशन कैलकुलेट तो कर लिया है, बट ये जाके पे होगा नेक्स्ट ईयर में। कॉम्प्यूटेशन मैंने यहाँ पे कर ली है, दिस इज काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन, बट इसको मैं पे नेक्स्ट ईयर में करूँगी। ऐसे यहाँ पे मैंने कॉम्प्यूटेशन तो कर ली है, बट इसको हम पे नेक्स्ट ईयर में करेंगे। ओके चैम्प्स, तो ये जो आपने कॉम्प्यूटेशन की है, ये जो आपने कैलकुलेशन की है, ये जो आपने एस्टिमेशन की है टैक्स की, इसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि 2018-19 में हमने कॉम्प्यूटेशन कर ली है, एस्टिमेशन कर लिया है कि 1,50,000 का टैक्स बनता है, बट ये टैक्स पे होगा जाके इस ईयर में। ऐसे ही 19-20 में हमने एस्टिमेट कर लिया है कि 2,10,000 का टैक्स बनता है, बट ये पे होगा जाके अगले साल 2021 में। ओके, अब मान लीजिए हम 2019-20 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 1 साल की ही बनती है। तो इस साल की अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या बोलूँगी कि इस साल जो मैंने कॉम्प्यूटेशन की है, एस्टिमेशन की है, यानी जो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट हुआ है, दैट इज 2,10,000, और इस साल जो टैक्स पे हुआ है दैट इज 1,50,000, जो पिछले साल की कॉम्प्यूटेशन थी। लेट मी रिपीट, तो इस साल मैंने एस्टिमेट कर लिया है, कैलकुलेशन कर ली है, 2,10,000 का टैक्स बनता है। So that is provision for tax during the year, made during the year. वो कितना है? 2,10,000,
और इसी साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल में जो टैक्स पे होना है दैट इज 1,50,000, जो पिछले साल की कॉम्प्यूटेशन थी, पिछले साल की एस्टिमेशन थी। तो 1920 में जो टैक्स पे होगा दैट इज 1,50,000। आई होप चैम्प्स आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, सो जो SPL है, जो आपका PNL है, उसमें तो आपने कौन सी वैल्यू शो की है टैक्स की? 2,10,000, राइट? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि चैम्प्स आपको पता है, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता है ना, जिसको हम दिखाते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन SPL, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता है ना, वो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं बैलेंस शीट में जाने से पहले। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप एक तो टैक्स दे देते हो, ठीक है, एक आप फिर उसके बाद टैक्स के बाद डिविडेंड दे देते हो शेयर होल्डर्स को, और कुछ ऑफ कोर्स आप रिजर्व्स में भी डाल देते हो पैसा। फिर से सुनिए, तो प्रॉफिट के ना कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और फिर टुकड़े होने के बाद जो बचता है वो जाता है आपकी बैलेंस शीट में। इसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। रिमेनिंग पार्ट विल गो टू बैलेंस शीट, जिसे हम ऐसे शो करते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन SPL। फिर से सुनिए, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसके कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, उसमें से टैक्स दे दिया जाता है। टैक्स देने के बाद जो बचता है फिर अब वो शेयर होल्डर्स का होता है। फिर कंपनी सोचती है अच्छा इसमें से कुछ डिविडेंड दे देते हैं शेयर होल्डर्स को, और कुछ रिजर्व बना के रख लेते हैं फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, और फाइनली जो पार्ट बचता है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो चैम्प्स, जैसे कि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां से शुरू होती है, वो कौन सी लाइन होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट? पर मुझे बैलेंस शीट में ये दिया होता है, पर मुझे ये चाहिए होता है, तो मुझे इस प्रॉफिट में इसको भी ऐड करना पड़ता है, इसको भी ऐड करना पड़ता है, इसको भी ऐड करना पड़ता है, फिर जाके मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, जिससे मुझे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। इसी के लिए चैम्प्स, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले जो एक छोटी सी वर्किंग बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो? टैक्स को ऐड करके दिखाते हो, डिविडेंड को ऐड करके दिखाते हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड करके दिखाते हो। उसका लॉजिक ये है, बिकॉज मैं इस प्रॉफिट को पूरा बना के, ये प्रॉफिट बना के अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो चैम्प्स, जो आप छोटी सी वर्किंग बनाते हो वो कैसे बनाते हो? जैसे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन SPL, ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले एक वर्किंग बनाते हो। क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हो इसका, माइनस ओपनिंग, surplus that is balance in SPL. Very simple logic this is. I'll take some values as an example. जैसे मान लीजिए 2018-19 और 2019-20 है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन SPL, जो आपका बैलेंस शीट से वैल्यू है। लेट्स से ये है आपकी वैल्यू 3 लाख एंड दिस इज 1 लाख। तो इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया? दिस इज 2 लाख। यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं वर्किंग नोट में। 2 लाख, 3 लाख माइनस 1 लाख। फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है, इसके तो कई टुकड़े हो जाते हैं। इसमें से टैक्स भी पे कर दिया होता है आपने, डिविडेंड भी, और रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर दिया होता है। बट मुझे तो ऊपर जाना है, मुझे तो सभी टुकड़ों को ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो इसमें आप ऐड करते हैं टैक्स की वैल्यू, ऐड करते हैं डिविडेंड, और ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। वैसे ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। ओके, फिर आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिससे हम अपनी बात शुरू करेंगे। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये वाला जो टैक्स है, ये वाला जो टैक्स है, ये कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स पेड है? इसके लिए चैम्प्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि SPL में तो आप एस्टिमेशन ऑफ द टैक्सेशन शो करते हो, विच इज एक्चुअली प्रोविजन फॉर टैक्स। SPL में तो ये शो करते हो ना, तो जब आप ऐड बैक कर रहे हो तो भी ये वैल्यू ऐड बैक करोगे। यानी कि यहाँ पे जो टैक्स ऐड होता है दैट इज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऊपर जाके वर्किंग में ऐड होता है। और जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, वो नीचे नीचे जहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
खत्म होने लगती है वहीं पे सबसे एंड में टैक्स पेड माइनस होता है। जैसे कहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से आप बात शुरू करते हो, उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें आप CA CL से रिलेटेड बातें शो करते हो। फिर आता है टैक्स जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर उसमें टैक्स पेड माइनस करोगे एंड में जाके, और फिर आपका निकलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, इसको यहाँ पे प्लस करने का ऑफ कोर्स एक तो रीज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रॉफिट्स के जो इतने सारे टुकड़े हो गए उनको जोड़ रहे हैं। ऑल्सो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि ये पे तो अगले साल होना है ना, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी ऐड इट। आपको पता है हम नॉन कैश चीज़ों को ऐड करते हैं, बट हाँ इसको हम वर्किंग में ऐड करके दिखाते हैं। सो चैम्प्स कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि ये वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है ये ऊपर वर्किंग में होगा ऐड, और ये जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो नीचे नीचे जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बॉटम में जाके होगा माइनस। वाई? बिकॉज हमने अपनी बात शुरू की है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब टैक्स का भी तो कुछ कैश आउटफ्लो है, उसको भी तो माइनस करके दिखाना है। ओके चैम्प्स, तो मैंने अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं टोटल 3 केसेस में अपनी डिस्कशन डिवाइड करूंगी, तो अब यही हो गया हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये हो गया कि आपको 2 वैल्यूज दी होंगी टैक्स की क्वेश्चन में। 2 वैल्यूज ऑफ टैक्सेशन आर गिवन। एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। जैसे आई एम यूजिंग TS गरेवाल हियर। जैसे मान लीजिए दिस इज द क्वेश्चन 47। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के जो नोट्स हैं इसमें आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं टैक्स की, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया अगर आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं टैक्स की। यहाँ पे जो हमें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, जो हमारा रेलिवेंट ईयर है वो है 17-18, मतलब ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18 को, राइट। अब मुझे क्या देखना है, मुझे याद रखिएगा पिछले साल जो आपने कॉम्प्यूटेशन की है वो इस साल पे होगी, और इस साल जो आपने कॉम्प्यूटेशन की है टैक्स की एस्टिमेशन की है वो इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर दिस ईयर है। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है ये ऊपर जाके वर्किंग में ऐड होता है, और ये जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल का टैक्स पेड होता है, ये नीचे जाके ऑपरेटिंग में होगा माइनस। सो आपको टैक्सेशन की 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। ये मैं रेफर कर रही हूँ क्वेश्चन 47 ऑफ योर TS गरेवाल। 31 मार्च 18 है और 31 मार्च 17 है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 lakhs और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,65,000। ये आपने इस साल प्रोविजन क्रिएट किया है, एस्टिमेशन की है लाइबिलिटी की, तो ये ऊपर जाके वर्किंग में होगा ऐड। इस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये हमारा रेलेवेंट ईयर है, और ये वाला जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल का टैक्स पेड होगा, और ये आप नीचे नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कर देंगे माइनस। ये हमारा केस 1 हो गया जब आपको टैक्स की 2 वैल्यूज दी होगी। ओके चैम्प्स, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में ओनली 1 वैल्यू ऑफ टैक्स विल बी गिवन एज एन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में अगर एक ही टैक्स की वैल्यू है तो आपको कैसे करना है? व्हेन ओनली 1 वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको कोई क्वेश्चन रेफर करके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए दिस इज अ स्कैनर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं पेज S.60 पे। दिस इज द क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर क्वेश्चन के कोई टैक्स की बात नहीं है, बट क्वेश्चन के बाहर एक वैल्यू दी हुई है टैक्स की, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब ये एज एन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अगर एक ही वैल्यू दी होगी ना टैक्स की तो वही प्रोविजन है और वही टैक्स पेड है इस साल का। अगर टैक्स की एक ही वैल्यू दी होगी तो वही प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है और वही टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है।
और आपको पता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऊपर वर्किंग में ऐड होता है और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर नीचे ऑपरेटिंग में माइनस होता है। तो अगर एक ही वैल्यू दी हुई है तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, यानी कि वर्किंग नोट में वही वैल्यू ऐड करनी है और वही टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, राइट? यानी कि नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होना चाहिए माइनस। तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। ठीक है चैम्प्स, मैंने 3 केसेस में अपनी डिस्कशन डिवाइड की है। बेसिकली अगर एक वैल्यू दी हुई है टैक्स की, अगर 2 वैल्यूज दी हुई है टैक्स की और अगर 3 वैल्यूज दी हुई है टैक्स की, ये मेरी डिस्कशन हो रही है। अगर 2 वैल्यूज दी हुई है टैक्स की, प्रोविजन फॉर टैक्स इस तरह से आपको ट्रीट करना है। अगर एक वैल्यू दी हुई है तो ऐसे ट्रीट करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इफ 3 वैल्यूज ऑफ टैक्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो चैम्प्स, अभी तक आपने ये सीखा कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एक तरह से टैक्स की तैयारी हो रही होती है और फिर आप उस तैयारी को अगले साल यूज करके पे ऑफ कर देते हो, राइट? अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 3। इससे रिलेटेड भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपनी बुक में। केस नंबर 3 में क्या है? व्हेन 3 वैल्यूज ऑफ टैक्सेशन या टैक्स 3 वैल्यूज ऑफ टैक्स आर गिवन। तो कैसे करना है? अब ये कैसे गिवन होंगी? एक तो इनसाइड द क्वेश्चन आपको, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट्स में, इनसाइड द क्वेश्चन, इनसाइड द बैलेंस शीट, बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट्स में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, इसकी 2 वैल्यूज होंगी। जैसे कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, 1,40,000, 1,80,000, ये आपको बैलेंस शीट के नोट्स में दिया हुआ है। और एक आउटसाइड द क्वेश्चन एज एन एडजस्टमेंट आपको एक वैल्यू दी हुई है टैक्स की। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है 1,30,000। मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी है सो दैट आप इस वैल्यू से मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। ये डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है इन दोनों वैल्यूज से। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें बनाना है एक अकाउंट, यानी अगर आपको 3 वैल्यूज दी होंगी टैक्स की तो आपको बनाना है अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और उसको शो भी करना है प्रॉपरली वर्किंग में। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा कैसे? लेट अस सी। नाउ जैसे प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, ठीक है? ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजंस आर इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है और जो साइड बढ़ना दिखाती है उसी साइड पे आप बीडी शो करते हो, ठीक है? तो ये जो आपका ओपनिंग फिगर है, ओपनिंग बैलेंस बीडी, ये आप यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। बैलेंस बीडी इज 1,80,000, ठीक है? और इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है 1,40,000, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे बैलेंस सीडी। ओके चैम्प्स, अब देखिए क्या करना है। ये हमारी बढ़ने वाली साइड है, ये हमारी कम होने वाली साइड है। ध्यान से सुनिएगा। अगर तैयारी या प्रोविजन क्रिएट हो रहा है तो वो इधर आएगा, क्रिएट हो रही है लायबिलिटी। और अगर टैक्स पे कर दिया है तो उससे आपकी जो तैयारी है, जो लायबिलिटी है, वो खत्म हो रही है टैक्स पे करने से, तो वो इधर आएगा। यहाँ पे जैसे आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिखने वाले बैंक अकाउंट से यू आर पेइंग द टैक्स पेड, सो दैट इज 1,30,000। और अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर जैसे हमारी यहाँ पे आएगी 90,000 की, व्हाट विल दैट बी? दैट विल बी एक्चुअली द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर और मेड ड्यूरिंग द ईयर, और वो वैल्यू एक्चुअली जाती है SPL में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गया।
अब इसमें से हमें वही दो वैल्यूज चाहिए, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है ये ऊपर वर्किंग में ऐड होगा, और ये जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है ये नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके होगा माइनस। और ये जो BD/CD है इनका कुछ नहीं करना। अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो BD/CD को आप पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिखाने वाले। चैम्प्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब ये जो केस 3 है ना, इसमें जैसे 3 वैल्यूज दी हुई है टैक्स की, इसी को मैं थोड़ा सा एक और इसका आप मान लो एक सब केस बना देती हूँ। जिस यहाँ तो नीचे दिया हुआ था टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर नीचे दिया हो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर तो वो अलग हो जाएगा। वो जो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर होगा वो यहाँ पे आएगा, और फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर ये वाली आ जाएगी। ठीक है, मैं एक वैसा भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये केस 3 का ही आप एक सब केस मान रहे हो 3B, और उसको हम कर देते हैं 3A। ठीक है चैम्प्स, ओके। अब देखो इसमें भी 3 वैल्यूज दी हुई हैं टैक्स की। इनसाइड द क्वेश्चन, इनसाइड द बैलेंस शीट, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स की 2 वैल्यूज दी हुई हैं। कोई भी रेलेवेंट ईयर मान लेते हैं, जैसे 1920 हमारा रेलेवेंट ईयर है। 70,000, 40,000, और नीचे एज एन एडजस्टमेंट एक वैल्यू दी हुई है। वहां पे देखो लैंग्वेज ध्यान से देखना। पिछले केस में मैंने लिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। देयर इज अ डिफरेंस। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज लाइक क्रिएटिंग प्रोविजन, एस्टिमेटिंग द लाइबिलिटी। ओके, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर लेट्स से ये है ₹80,000। 3 वैल्यूज दी हुई है टैक्स की, बनेगा तो अकाउंट ही, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लाइबिलिटी की नेचर है, क्रेडिट साइड पे BD दिखाएंगे। वैसे मैंने आपको वर्बली बता दिया ये पार्ट कैसे होना है, बट फिर भी मैं करके बता रही हूँ एक बार आपको। ठीक है, यहाँ पे आ गया BD 40,000, दिस ओपनिंग वैल्यू। यहाँ पे आ गया आपका CD 70,000। फिर ये जो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है ये आपका प्रोविजन बन रहा है इस साल। ठीक है, ये SPL में वैल्यू जाती है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। ये हो गया 1,20,000, ये है 70, सो द बैलेंसिंग फिगर इज 50 एंड दैट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमारी बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आ गई। ठीक है, होना तो वही है। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये ऊपर वर्किंग में ऐड होगा, वर्किंग नोट में, और ये ऑपरेटिंग में नीचे नीचे हो जाएगा माइनस। BD/CD का कुछ नहीं दिखाना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। समझ आया आपको ये केस? चैम्प्स, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपकी TS गरेवाल से ही दिखा देती हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। केस वाइज सोच सकते हो कि अच्छा एक वैल्यू दी हुई है टैक्स की, 2 वैल्यूज दी हुई है या 3 वैल्यूज दी हुई है। अगर एक वैल्यू दी हुई है, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वही प्रोविजन है और वही टैक्स पेड है। अगर 2 वैल्यूज दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 वैल्यूज दी हुई है प्रोविजन फॉर टैक्स की, तो पिछले साल का प्रोविजन इस साल का पेड है, और इस साल का प्रोविजन तो प्रोविजन ही है जो ऊपर जाके ऐड होगा वर्किंग में। और अगर 3 वैल्यूज दी हुई है तो अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब जैसे एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन देखें, जैसे दिस इज 43, यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ 2 वैल्यूज दी हुई है, 2 वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 46, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज यहाँ दी हुई है, एक यहाँ दी हुई है, तो ये केस 3 हो गया। ठीक है, देन क्वेश्चन 47, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज दी हुई है प्रोविजन फॉर टैक्स की, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज दी हुई है और एक नीचे भी दी हुई है, ये केस 3 हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक में से। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड। बट अभी मैंने सिर्फ इनकम टैक्स की बात की है, अभी मैं कुछ और मिसलेनियस बातें भी आपके साथ करना चाहती हूँ टैक्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स की। जैसा आपको पता है कि इट इज़ लाइक एन इनकम, आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था गवर्नमेंट को, इसका आपको रिफंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये P&L के जैसे क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है, तो ये P&L के क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है।
लाइक एन इनकम। अब देखिएगा, जब मुझे निकालना है, जब मुझे फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो मैं छोटी सी वर्किंग बनाती हूँ ऊपर, उसमें मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स की उसमें कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऐड कर देते हो उस वर्किंग में, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देते हो। अभी हमने इसका पूरा लॉजिक सीखा है, और उसी वर्किंग में, उसी वर्किंग नोट में आप इस रिफंड फॉर टैक्स को कर दोगे माइनस, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, बिकॉज ये इसने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, बट मुझे अभी इसका इफेक्ट नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे टैक्स से पहले की बातें चाहिए, तो टैक्स की सारी बातें मुझे हटानी है। ठीक है, अब एक तो ये वर्किंग नोट में ऐसे शो हो जाएगा, और दूसरा जब आप नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड दिखाते हो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टैक्स पेड, तो दैट टैक्स पेड शुड बी नेट ऑफ रिफंड, दैट टैक्स पेड शुड बी नेट ऑफ रिफंड। फॉर एग्जाम्पल, आपका टैक्स पेड है 1,20,000 और आपको रिफंड मिला हुआ है 10,000 का, तो आपको आउटफ्लो दिखाना है 1,10,000 का ही, नेट ऑफ रिफंड। राइट, मैं रिपीट कर देती हूँ। सो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एक तो आपको ऊपर वर्किंग में माइनस करके दिखा देना है, और नीचे जब आप ऑपरेटिंग में टैक्स पेड माइनस करते हैं उसको नेट ऑफ रिफंड करना है। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ से आएगा, ये टैक्स पेड की वैल्यू कौन सी है, ये सब मैंने आपके साथ अभी 3 केसेस डिस्कस किए, ये वही है सेम, बस यहाँ पे ये एडिशनल हो गया रिफंड ऑफ टैक्स का ट्रीटमेंट दैट आई हैव डिस्कस्ड। ओके चैम्प्स, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका, हर टाइप का जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ इस वीडियो में, तो दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर नोट्स में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स की 2 वैल्यूज, इसे ट्रीट करना तो वैसे आपको आता है कैसे, पिछले साल का प्रोविजन इस साल का पेड, और इस साल का प्रोविजन इस साल की एस्टिमेशन है, तो इस साल का प्रोविजन आप ऊपर वर्किंग नोट में ऐड करते हैं, एंड द लास्ट ईयर प्रोविजन यू सब्ट्रैक्ट व्हेन यू गो डाउन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वहाँ पे आप टैक्स पेड माइनस करके दिखाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे मान लीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स ₹50,000 पेड टुवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसा कि आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं, कंपनीज जब डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, तो उस डिविडेंड पे कुछ टैक्स भी कंपनीज को पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की नेचर है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नेचर नहीं है, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी की नेचर है, बिकॉज डिविडेंड पेड इज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उस पर जो डिविडेंड पे कर रहे हो दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सो द सोल्यूशन इज कि ऊपर जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हो, तो ऊपर तो चैम्प्स हम इसी प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर देंगे, पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स जो भी है हम ऐड करके दिखा देंगे। पर अब जो टैक्स पेड है, यानी जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल का पेड है, आपको ये तो पता ही है, उसमें 15,000 एक्चुअली इज नॉट इनकम टैक्स, दैट इज डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब आप नीचे जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब आप टैक्स पेड माइनस करते हैं, वहां पे हमें कौन सा टैक्स लेना होता है, सिर्फ इनकम टैक्स, बिकॉज यू नो इनकम टैक्स की पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बात। तो यहाँ पे आप 80,000 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कहेंगे कि 65,000 ही इनकम टैक्स पेड है, ठीक है। तो 80,000 में से आपने कहा 15,000 तो इनकम टैक्स है ही नहीं, तो उसको तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे हमें इनकम टैक्स पेड दिखाना होता है एज दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में हो गया। अब ये जो डीडीटी है इसकी एक्चुअल जगह कहाँ है, इसकी एक्चुअल जगह है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जब आप बना रहे होंगे पार्ट, वहाँ पे आप शो करेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एंड ऑफ कोर्स दिस इज एन आउटफ्लो, इसलिए इसको आप एज ए नेगेटिव आइटम शो करेंगे। ओके चैम्प्स, आई क्विकली रिपीट इट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको 2 दिए हुए हैं, इस साल का प्रोविजन तो ऊपर आप ऐड कर देंगे, पिछले साल का प्रोविजन इस साल का टैक्स पेड होता है,
बट वो सारा का सारा इनकम टैक्स नहीं है, उसमें से इनकम टैक्स का पार्ट 65,000 है जो आप नीचे ऑपरेटिंग में माइनस करके दिखाएंगे, और जो डीडीटी है 15,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो 15,000 आप वहाँ पे शो करेंगे। ओके चैम्स, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि सारे टैक्सेस ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं होते, कुछ टैक्सेस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इन नेचर भी हो सकते हैं। जैसे ब्रॉडली इनकम टैक्स पेड तो ऑपरेटिंग इन नेचर होता है, बट कुछ टैक्सेस फाइनेंसिंग इन नेचर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ऐसे ही कुछ टैक्सेस इन्वेस्टिंग इन नेचर भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग सेल की है और सेल के वक्त आपको गेन हुआ है, गेन ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, तो जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग इन नेचर होता है, तो इस गेन पे अगर आपने कोई टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को तो वो भी इन्वेस्टिंग इन नेचर होता है। वैसे जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में ही एक पार्ट होता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ। तो कैपिटल गेन टैक्स एक्चुअली इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, बट ये वाला जो पार्ट है ये इन्वेस्टिंग इन नेचर माना जाता है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच प्राइमरीली इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? So, if a piece of land is sold and the company gains, income tax on gain is identified with investing activity, therefore is shown under investing activities. मान लीजिए वो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सभी टैक्सेस ऑपरेटिंग इन नेचर होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग इन नेचर होता है, बट इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन द सेल ऑफ एन एसेट, ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, वो इन्वेस्टिंग इन नेचर होता है। और जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फाइनेंसिंग इन नेचर होता है। ये फाइनेंसिंग इन नेचर क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग इन नेचर, तो उस पेमेंट पे अगर कोई टैक्स भी पे कर रहे हो वो भी फाइनेंसिंग इन नेचर होगा। तो टैक्सेस भी हर तरह के हो सकते हैं, राइट? दिस कैन बी लाइक एन इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, जैसे अभी मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ। सो चैम्प्स, आई होप इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया है, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लॉट ऑफ इंसाइट एंड नॉलेज। और भी अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, यू कैन लेट मी नो। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एनीथिंग, एनी सजेशन, एनी रिक्वेस्ट दैट यू वांट टू मेक, please drop that in the comment section. Keep learning and I'll keep teaching. मिलते हैं अगले वीडियो में।